नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं और विषय रहेगा डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते आयाम। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। इसके अतिरिक्त आप पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। डिस्टेंस लर्निंग की बात जब हम करते हैं तो साधारण शब्दों में हम क्या इसका अर्थ समझे, इसका क्या उद्देश्य है, क्या परिभाषा है, सुनने वाले इसको जानना चाहते हैं। दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग से मतलब ये हुआ कि हम लोग कक्षाओं का जो हमारा परंपरागत सिस्टम है उसके अलावा घर बैठे अपने व्यवसाय में रहते हुए, अपनी नौकरी पर रहते हुए, अपने किसी अन्य स्थान पर पढ़ाई कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में यह तरीका विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े परिवर्तन का सूचक रहा है। हाल के दौर में अगर आप देखें तो डिस्टेंस लर्निंग एक अनिवार्यता की तरह बढ़ रहा है। खासतौर से कोरोना काल में हमारे देश में सबसे पहले अनुभव किया गया व्यापक तौर पर कि कैसे कक्षाएं हों, अगर कोरोना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, कमरे में बंद हैं आप, उसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई कैसे हो। तो डिस्टेंस लर्निंग मोड एक तरह से पॉपुलर मोड में आया क्योंकि सुरक्षा के लिए वो जरूरी थी। जी। तो दूरस्थ शिक्षा प्रारंभ में भारत में इग्नू के माध्यम से आई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और मैं भी उस विश्वविद्यालय से 1994 से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। और इन 30 वर्षों में अलग अलग तरह के काम समझते सीखते हुए और अन्य हिसाब से भी अगर देखें तो पूरी दुनिया में इस समय डिस्टेंस लर्निंग मोड एक बड़ा मोड है, क्योंकि आप हर समय हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते। ऑनलाइन कक्षाओं का एक बड़ा अच्छा प्रचलन हो गया है। तमाम तरह के कोर्सेज इस समय ऑनलाइन रूप में उपलब्ध हैं, डिस्टेंस लर्निंग मोड पर उपलब्ध हैं। तो वो सारा जो शिक्षण का तरीका है, ऑडियो विजुअल माध्यम से या ई लर्निंग के मटेरियल के माध्यम से, वो सारी चीजें सीखने का तरीका एक तरह से दूरस्थ शिक्षा का क्रम है। देखिए, जैसे आपने कहा कि आराम से इस शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो मन में एक जिज्ञासा जाग रही है कि प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहती होगी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। जी, हमारा पूरा जो एडमिशन सिस्टम है ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब हुआ कि आप घर में रहते हुए अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से, लैपटॉप से या किसी साइबर कैफे में अगर आपके पास जानकारियों की कमी है तो एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सामान्यतः हम लोगों ने विश्वविद्यालय में ये शुरुआत की कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें भी QR कोड रहता है। अगर आप हमारे विश्वविद्यालय के QR कोड को स्कैन करते हैं तो सीधे प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। अच्छा। तो मैं तो ये राय दूंगा कि जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में 2 बार प्रवेश होता है। इस दौरान आप अपने घर बैठे अपने सिस्टम से एडमिशन की प्रक्रिया में आ सकते हैं। उसमें विश्वविद्यालय की तरफ से जो एडमिशन प्रक्रिया है, अगर कहीं कठिनाई आपको आती है तो हमारे कुछ फ़ोन नंबर्स भी हमारे पास डिस्प्ले हैं हमारी वेबसाइट पर। मैं आपको सूचित भी कर सकता हूँ 05946286000 या 05946286043। और हमारी जो हेल्पलाइन है ये काम करती है दिन भर। आप कभी भी अगर एडमिशन में दिक्कत आती है तो इससे भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एडमिशन के संबंध में वीडियो पड़े हुए हैं। एडमिशन कैसे लें, इसमें पूरी जानकारी है कि शुरुआत से फीस जमा होने तक कैसे आप एडमिशन लेंगे। जैसे ही प्रवेश संपन्न होता है विद्यार्थी का, उसको तुरंत जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है, जैसे उसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसकी पूरी किताब है, हम ऑनलाइन भेज देते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन के साथ ही आपको पूरा सिलेबस, पूरी पाठ्यक्रम सामग्री मिल जाएगी। उसके जो प्रयोगशाला संबंधी काम, बाकी काम होंगे वो बाद में होंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर आपको प्रिंटेड मटेरियल नहीं लेना है तो विश्वविद्यालय द्वारा ये सुविधा भी दी गई है कि विद्यार्थी को 15% फीस में छूट मिल जाती है कि अगर वो हमसे स्टडी मटेरियल प्रिंटेड नहीं ले रहा है तो वो विश्वविद्यालय के लिए ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग में जो बचत होती है उसका आप छूट का लाभ विश्वविद्यार्थी को दे देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, विद्यार्थियों को इससे लाभ भी हो रहा है और शिक्षा भी मिल रही है। प्रवेश की प्रक्रिया भी पता चल गई, समस्या का समाधान भी आपने बताया कि हम कैसे कर सकते हैं। जो पारंपरिक कक्षा शिक्षण की तुलना में अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो सर कैसा लगता है कि ये शिक्षण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बन पा रही है? जो हमारा स्टडी लर्निंग मटेरियल है, दूरस्थ शिक्षा की ये प्रक्रिया है कि आपको जो सामग्री भेजी जाती है वो सोच के ही लिखी जाती है कि विद्यार्थी सामने बैठ के पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसके मन में क्या प्रश्न हो सकते हैं, उनके उत्तर भी उसमें दिए जाते हैं और संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। यानी मनोभाव को समझते हुए आपने उसका जी। और दूसरा, इसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेज भी करते हैं, ऑफलाइन क्लासेज भी करते हैं। ऑनलाइन क्लासेज का मतलब है कि अभी हम लोगों ने 60-40 का रेशियो रखा हुआ है कि 40% कक्षाएं आप घर बैठे हुए हमारे सीधे कक्षाओं से जुड़ के भी पढ़ सकते हैं और जो 60% कक्षाएं हैं वो हमारे
हमारे जो काउंसलर होते हैं उन काउंसलर के माध्यम से कक्षाएं करते हैं। तो जो भी हमारे 137 केंद्र हैं इस समय पूरे उत्तराखंड में, और उन 137 केंद्रों पर जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको कोई अपनी पढ़ाई में दिक्कत है तो उन केंद्रों पर जाकर उन सलाहकारों से बातचीत करके अपना हल निकाल सकते हैं। और इससे भी आगे की बात यह है, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप विश्वविद्यालय को सीधे विश्वविद्यालय की मेल पर प्रवेश से जुड़े हुए, परीक्षा से जुड़े हुए, प्रक्रिया से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनसे समझ सकते हैं। लेकिन जो कक्षाओं का हमारा तरीका है उसमें जैसे जो प्रैक्टिकल वाली कक्षाएं, तो हम लोग ये भी करते हैं कि ऐसी कक्षाओं के लिए हम लोग बच्चों को वहाँ बुलाते हैं वर्ष भर में 2 बार, और उनकी वो जो ज़रूरी समझ है प्रैक्टिकल के हिस्से में वो भी तैयारी कराते हैं। मतलब कम समय अवधि के साथ आप उनको बुलाते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और जब आपने बात ये कही कि बच्चों को हमने सारा का सारा मटेरियल दे दिया, ऑनलाइन कक्षाएं दे दी, प्रैक्टिकल भी आपने सिखा दिया, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा हमें घर बैठे मिल गई, लेकिन एक और समस्या ये भी आती है कि जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो समय का बंधन होता है, तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों को समय और स्थान के मामले में आपने बहुत लचीलापन दे दिया है, वो कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं? हाँ, समय का भी है, स्थान का भी, उम्र का भी है जी। जो लचीलापन अन्य तरह की शिक्षण प्रक्रिया में ये रहता है कि इस उम्र तक आना चाहिए, तब तक आना चाहिए। हमारी जो विद्यार्थियों की जो कक्षाएं हैं उनमें अगर आप कहें 18 साल से लेकर के 90 साल तक के लोग पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें उम्र का भी बंधन नहीं है। हाँ। पहले बात आई स्थान का बंधन, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में सामग्री आपके पास पहुंच जाती है, पढ़ाई के लिए जो असाइनमेंट हैं वो भी हम ऑनलाइन प्राप्त करते हैं। तो बच्चे को अपनी जो 30% परीक्षा है, जो ऑनलाइन परीक्षा होती है असाइनमेंट्स की, वो उनको हमारी प्रश्नावली चली जाती है और एक विशेष क्रम में उसको उसके उत्तर लिख करके भेजने होते हैं, उनका मूल्यांकन उसी तरह से हो जाता है। समय का भी ये है कि अगर आपको 2 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है, आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप 4 साल में पूरा कर सकते हैं। ये इसका लचीलापन है। और एक समय का एक और भी है स्थान का, कि माना आपने प्रवेश तो लिया देहरादून में और इस बीच आपको पौड़ी में काम करना है, या जब आप परीक्षा हो रही है आप पिथौरागढ़ में हैं, तो हम आपके सेंटर्स के भी लचीलापन की व्यवस्था करते हैं। आप समय पर सूचना दे दें तो देहरादून में भरा हुआ फॉर्म जिसने है वो बागेश्वर में, सोमेश्वर में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, नैनबाग में, थत्यूड़ में कहीं भी परीक्षा दे सकता है, बशर्ते वो समय पर हमें सूचना दे दे। अरे वाह, ये तो एक तरह से समस्या का समाधान भी हो गया। जी जी जी। और ऐसा भी होता है कई बार कि आप नौकरी पेशा हैं और आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई ब्रेक हो गया तो ये सत्र आपने छोड़ दिया, वो परीक्षा आपने अगले सत्र में दे दी, तो वो सुविधा भी हमारे यहाँ है। तो समय, स्थान, उम्र सभी के लचीलेपन के साथ शिक्षण के लचीलेपन की ये व्यवस्था एक तरह से दूरस्थ शिक्षा में उन सब के लिए है जो कभी पढ़ाई छूट गई थी, जिनके पास पैसे नहीं थे, जो किसी रोजगार में चले गए, जिनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि वो नियमित कक्षाएं नहीं कर पा सकते थे, या वो रोजगार में हैं और पढ़ना चाहते हैं, या वो किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं और दोहरी डिग्री लेना चाहते हैं। तो अपनी, जैसे मैं कहूँगा, कोई बच्चा इसमें अगर BA कर रहा है, MA कर रहा है, BSc MSc कर रहा है, BCom MCom कर रहा है, वो LLB कर रहा है, B.Ed कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर उसको समानांतर कोई उपाधि चाहिए तो वो हमारे विश्वविद्यालय से दोहरी डिग्री ले सकता है। उसको उसी स्तर की दूसरी डिग्री भी प्राप्त करने के लिए हमारा विश्वविद्यालय अलाउ करता है। एक और बात ये आती है, जो क्लास हमने ली, जो पढ़ाई हमने की, उसके लिए आपने जो पाठ्यक्रम का डिज़ाइन किया है, जो करिकुलम आप डिज़ाइन करते हैं, तो उनको डिज़ाइन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? पहले जैसे पूरे भारतवर्ष में एनुअल सिस्टम था, एनुअल मोड था पढ़ाई का, तो वही तरीका था। बाद में हम NEP के तहत हम लोग सेमेस्टर मोड में आ गए। हमारी सारी शिक्षण सामग्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीतियां हैं उनके अनुसार बनी हुई है, और उसके अनुसार ही सारा कोर्स डिजाइन है। और इस कोर्स मटेरियल को हम एटपार रखते हैं अन्य विश्वविद्यालयों के, उत्तराखंड के जो सिलेबस की जो कमेटीज़ हैं उनकी साथ जो एक तरह तारतम्यता है, बराबरी है, उसके आधार पर। इसलिए हमारा विद्यार्थी अगर किसी भी कोर्स में कहीं पाठ्यक्रम पूरा कर रहा है तो वो किसी भी भारत के बड़े विश्वविद्यालय या महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की तरह या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय की तरह है, तो विद्यार्थी के लिए उसमें कोई संकोच या उसकी नहीं संभावना है कि वो किसी तरह से कमतर या किसी तरह से अन्य स्तर का है। देखिए, आपकी बातों से लगा कि बहुत दूर तक इसके क्षेत्र को हम देखते हैं। हर क्षेत्र में, हर विषय में आपकी डिस्टेंस लर्निंग विद्यार्थियों को सुलभ और सही शिक्षा दे पा रही है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ ना कुछ बैरियर आते हैं, कोई कठिनाई आपके यहाँ भी चुनौती आती होगी जो इसके प्रसार में बड़ी तकनीकी या भौगोलिक चुनौती है, आप देखते हो दूरस्थ शिक्षा में? देखिए, उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से कठिन तो है, क्योंकि
पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फ़ भी गिरती है, बारिश होती है तो रोड भी ब्रेक होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कई नए काम किए हैं इधर। एक तो मैंने कहा ऑनलाइन शिक्षा में हम लोगों ने ऑडियो वीडियो सिस्टम को ठीक किया है। हमारी वेबसाइट पर लगभग हर पाठ्यक्रम के वीडियो मौजूद हैं। अगर आप घर पर हैं, आपको पढ़ने के लिए समय नहीं हो रहा, सुनने का समय है, तो आप सुनिए। हमारा एक रेडियो चैनल है अभी हल्द्वानी में, हेलो हल्द्वानी 91.2। वो पहले क्षेत्रीय सामुदायिक केंद्र की तरह चलता था, सामुदायिक रेडियो की तरह। अब वो हमारा ऐप पर विकसित हो गया है, तो वो ऑल ओवर दुनिया में अब सुनाई देता है और उसके माध्यम से हम अपनी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। फिर तीसरा तरीका मैंने अब आपको बताया कि SLM जैसे ही एडमिशन होता है बच्चे के पास, उसके मोबाइल में, उसके डेस्कटॉप पर, उसके मोबाइल पर, लैपटॉप पर हम सारी सामग्री भेज देते हैं। तो तीनों माध्यम ऐसे हैं जो भौगोलिक सीमा का या भौगोलिक कठिनाई का या मौसम की कठिनाई का उसका अतिक्रमण करते हैं। आप घर बैठे ही हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, सीधे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा की सामग्री भेज सकते हैं। इसमें बल्कि हम लोगों ने और भी एक काम किया इधर कि उपाधि लेने के लिए विश्वविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर आपने डिग्री प्राप्त कर ली है और आपकी डिग्री वहाँ पर आप पास हो गए हैं, आपका मूल्यांकन हो गया है, तो जैसे ही कन्वोकेशन होगा डिग्री भी आपके घरों पर पहुँच जाएगी। डिग्री का एक दूसरा रूप जो डिजी लॉकर सिस्टम है, इस समय हाँ जी, हम जैसे ही दीक्षांत समारोह करते हैं, इस समय हम लोगों ने जिन बच्चों को दीक्षांत समारोह में शामिल किया, 18,000 से अधिक बच्चे थे, तो उन सब के डिजी लॉकर में डिग्रियां भी पहुंच गई हैं। तो प्रिंट रूप में तो आप वहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन मूल डिग्री भी आपके घर पर सीधे पहुंच रही है। देखिए आपने मूल डिग्री हमारे घर पहुंचा दी, पर एक और जिज्ञासा फिर उत्पन्न हो गई, और वो ये है कि जब आपने बच्चों की परीक्षाएं ली तो दूरस्थ शिक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी थी, जिसको हम विश्वसनीय तरीके के रूप में माने? जी नहीं, हम लोगों के जो शिक्षण केंद्र हैं वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं। हाँ जी। उसी तरह से हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं वो भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं जी। हमारे मूल्यांकन में भी वही प्रोफेसर शिक्षक शामिल रहते हैं जो जैसे उत्तराखंड के तमाम विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालयों में, अन्य महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, वही हमारे शिक्षक भी हैं जो मूल्यांकन करते हैं। ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कई बार ये जन के मन में विचार रहता है कि ये घर बैठे हम लोग सब काम कर रहे हैं, पता नहीं मूल्यांकन कैसे हुआ है। जी। तो अभी हम लोगों ने बिल्कुल इसमें एक और परिवर्तन किया है कि अब हम पहले जो हमारे मूल्यांकन केंद्र थे उन पर भेजकर मूल्यांकन कराते थे, लेकिन अब हम लोगों ने हल्द्वानी और देहरादून में 2 हमारे मुख्य केंद्र हैं, उनमें मूल्यांकन के लिए हम लोगों ने मूल्यांकन केंद्र बना दिए हैं। अब मूल्यांकन हमारे मूल्यांकन केंद्रों पर देहरादून में और हल्द्वानी में हम लोगों की उपस्थिति में होगा, और सारे जो शिक्षक प्रोफेसर्स हैं जो मूल्यांकन वाले हैं वो विश्वविद्यालय में आकर ही मूल्यांकन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी विशेषज्ञ प्रोफेसर हैं उनसे ही मूल्यांकन कराएंगे। तो एक लाभ ये भी होगा उससे कि स्पीड से मूल्यांकन होगा, जल्दी मूल्यांकन होगा, जल्दी रिजल्ट निकलेगा। बल्कि हम लोग तो ये इस प्रयास में रहेंगे कि इधर जो एग्ज़ाम पूरे होते जाएंगे उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, हम लोग परीक्षा परिणाम भी साथ साथ जारी करते रहेंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता को पारंपरिक शिक्षा के बराबर लाने का प्रयास पूरा है। हाँ, वो देखिए, पहली बात तो ये मान लें कि ये उपाधि डेब जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो UGC का है, उसके माध्यम से प्रमाणित होती है। तो हमारा विश्वविद्यालय राजकीय विश्वविद्यालय है, और राजकीय विश्वविद्यालय हमारे उत्तराखंड शासन के 2005 के रेगुलेशन के अंतर्गत है। फिर उसकी सारी जो महत्ता है, अभी मैंने जैसे कहा था, परीक्षा में, परिणाम में, उपाधियों में, नौकरियों में, भविष्य के लिए उसी तरह से उपादेय है। हाँ, यहाँ पर बात आएगी कि हम बराबर हैं कि नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ भविष्य का जो विश्वविद्यालय है वो दूरस्थ शिक्षा ही है, क्योंकि जो हमारे नियमित महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं उनमें हम देख रहे हैं उपस्थिति का बड़ा सवाल है आजकल, और बड़ी कठिनाई है, लोग किसी न किसी रूप में उतनी उपस्थिति नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमने अपने यहाँ ये नियमित किया है कि शनिवार इतवार की कक्षाओं को हम आगे क्रम से पूरा करें, ताकि जो विद्यार्थी की सलाह की कक्षाएं वो पूरी हो जाएं, जो ऑनलाइन कक्षाएं वो भी पूरी हो जाएं, और जो नियमित तौर पर उनके प्रश्न हैं उनको कोई न कोई वहाँ से संबोधित करे ताकि उनको उत्तर मिले। और अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो नियमित कक्षाएं चलती हैं उनके एट पार ला करके, बल्कि कई रूप में उससे भी बेहतर स्टैंडर्ड से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ विद्यार्थियों को ये संकोच नहीं रहना चाहिए कि वो एट पार है या नहीं है, या बराबरी लाने का प्रयास नहीं, बल्कि मैं कहूँ बराबरी से आगे जाने का प्रयास है। सही कहा आपने। तो अगले 5 वर्षों में भारत में डिस्टेंस लर्निंग या ई लर्निंग का भविष्य आप कैसे देखते हैं सर? मैं इस समय बताऊं आपको, भारत में 18 विश्वविद्यालय हैं और अनेक अन्य
संस्थाएं भी हैं जो दूरस्थ शिक्षा में काम कर रही हैं। लाखों लाख विद्यार्थी एक एक विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं। मैं सौभाग्य से जो हमारे भारत के तमाम महत्वपूर्ण राजकीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों के कई कार्यक्रमों में इधर शामिल हुआ, विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में शामिल हुआ, तो मुझे ये दिख रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन भविष्य के लिए, भारत के लिए एक ज़रूरी शिक्षा भी है और एक उपयोगी शिक्षा भी है। क्योंकि जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है और एआई का नया समय आया है, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके पाठ्यक्रम हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको तो ऑनलाइन रहना ही था, प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम तो ऑनलाइन रहने ही थे, लेकिन इस तरह के पाठ्यक्रमों के अलावा जो पारंपरिक पाठ्यक्रम हैं उनके भी स्वरूप जो बदल रहे हैं उनको भी हम ऑनलाइन सिस्टम में ला रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है, असिस्टेंट मैनेजर होम स्टे। तो उसको इस रूप में बनाया गया है कि जो विद्यार्थी अपने निजी तौर पर होम स्टे नहीं खोल सकता, वो भी उपाधि प्राप्त करेगा तो कहीं होम स्टे में जॉब पा सकेगा, या जिनके अपने होम स्टे हैं और उनको बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, लोगों से सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उन लोगों को भी हम अपने विश्वविद्यालय से जोड़ करके उपाधियां दे सकते हैं। तो भविष्य में भी जो पर्यटन पर आधारित के, हमारे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर पर आधारित हमारे अन्य कोर्सेज जो हमें देय होंगे या जो भी नई तरह की संभावनाएं होंगी, उनसे जोड़ करके ऐसे पाठ्यक्रमों को डिजाइन किया जाएगा ताकि हमारे विद्यार्थियों को स्थानीय रोजगार पर आधारित, स्थानीय उद्योगों पर आधारित और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार केंद्र मिलेंगे। तो जल्दी हम तमाम जिलों में हेडक्वार्टर्स पर और हमारे जो 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके मुख्यालयों पर ऐसी कक्षाओं की भी स्थापना करने की कोशिश करेंगे ताकि जिन विद्यार्थियों को उन जिलों में रहते हुए इस तरह के कौशल विकास के कार्यक्रमों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, उनको भी वहाँ से जोड़ेंगे ताकि एक जो औपचारिक कक्षा की जो ज़रूरत पड़ेगी किसी को, तो वो उनको उन्हीं के जिलों में, उन्हीं स्थानों पर मिल जाए। चलते चलते कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो सादर आमंत्रित है। जी, मेरा कहना यह है कि हम लोग उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत नए तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अभी ओपन यूनिवर्सिटी में हम पीएचडी भी कराते हैं, जो और पीएचडी में भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि वो एट पार हो, जो हमारे शिक्षित वो लोग हैं जिनको किन्हीं भी विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने के लिए एट पार एडमिशन मिलता है, जेआरएफ है, नेट है या पीएचडी के एडमिशन में पास हुए हैं, उन सबको हमारे यहाँ से प्रवेश मिल सकता है। छात्रवृत्तियाँ हमारे यहाँ एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को नियमानुसार मिलती हैं जैसी अन्य जगह मिलती हैं। इसी प्रकार जो भी विद्यार्थी हमसे प्रवेश लेना चाहता है उसमें जैसे शहीद सैनिकों की विधवाएँ हैं, घरेलू निर्धन महिलाएँ हैं, दिव्यांग कहेंगे, जेल के कैदी हैं, तृतीय जेंडर के लोग जो हैं, उन सबको भी हम लोगों ने विशेष छूट दी है। अभी हम लोगों ने जैसे आईआईटी रुड़की से एमओयू किया, या हम लोगों ने अभी सेना के जो हमारे बड़े हिस्से हैं जैसे कुमाऊं रेजिमेंट है, बंगाल इंजीनियर्स है, उनसे किया, या अभी हम लोगों ने हरिद्वार का जो कारागार है उसमें किया। तो नए क्षेत्र जहाँ जहाँ लोग बचे हुए हैं शिक्षा प्राप्त करने से, उनको भी हम अपने हिस्से में जोड़ रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि दूरस्थ शिक्षा की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी जिसको ज़रूरत है शिक्षा की, उसको किसी भी उम्र में, किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर शिक्षा मिल जाए ताकि वो अपने को अपग्रेड कर सके, अपने को शिक्षित कर सके और ज्ञान के माध्यम से अपने व्यवसाय को और अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी, डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते आयाम विषय पर आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को दी। हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत आभार आपका।